नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है डाइनिंग टेबल। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी 1.5 लाख की डाइनिंग टेबल पर बैठने की, वह भी अपनी पूरी सहेलियों के साथ। मेरा पूरा डाइनिंग टेबल गंदा करके रख दिया है। अभी के अभी मेरे डाइनिंग टेबल से हटिए और नीचे दरी बिछा करके बैठ जाइए। जो भी खाना है उधर खाइए, पर मेरी डाइनिंग टेबल को गंदा मत कीजिए। तुम्हें पता है, मेरे पापा ने स्पेशल सागौन की लकड़ी मंगवा करके यह डाइनिंग टेबल बनवाई थी। आपने तो पहले कभी देखी नहीं होगी। ना ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने की तमीज है। जल्दी से हटिए मेरी डाइनिंग टेबल से। और हाँ, हटने के बाद पूरी डाइनिंग टेबल को साफ भी कर देना। निर्मला जी अपनी सहेलियों के सामने अपनी बहू का मुंह देखती रह गई। दरअसल निर्मला जी के बेटे की अभी महीने भर पहले ही शादी हुई है। बहू के मायके से दहेज में डाइनिंग टेबल, सोफा, टीवी सब कुछ आया है। लेकिन बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी सास उसके मायके से आए हुए किसी भी सामान का इस्तेमाल करे। इसीलिए आज उसने मोहल्ले की सभी औरतों के सामने अपनी सास को खरी खोटी सुना दी, जिसे सुनकर निर्मला जी भूत बनकर बैठी रह गई। कुछ दिन पहले निर्मला जी सुबह की चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उधर से ही अपने पति को आवाज दी, आ जाइए, चाय बन गई है। दोनों पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके चाय को पी लेते हैं। बहू बेटा निर्मला जी के उठने के 1 घंटे बाद उठते हैं। निर्मला जी को सुबह सुबह 6 बजे उठने की आदत है। वह 6 बजे उठ करके बाहर के आंगन और चबूतरों पर झाड़ू लगा देती हैं और पानी से साफ कर देती हैं। उसके बाद आकर नहाती हैं। नहाकर पूजा करती हैं। 7 बजे तक वह अपने सुबह के सारे कामों से फ्री हो जाती हैं, जब तक बेटा बहू सोते रहते हैं। फिर वह रसोई में जाकर चाय बनाती हैं। ज्यादातर समय तो वह चाय अपने कमरे में ही पीती हैं, लेकिन आज उन्होंने चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख ली और उधर ही पीने लगी। बहू जब सोकर जागी तो देखा उसकी सासू माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी बैठी चाय पी रही हैं। उसने आओ देखा न ताओ और अपनी सासू माँ से चिल्लाते हुए बोली, आप तो हमेशा अपने कमरे में चाय पीती हो, फिर आज डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्यों पी रही हो? तुम्हें पता है, मैंने रात को ही डाइनिंग टेबल साफ करके डाली थी। तुमने उस पर चाय और नमकीन गिराकर गंदी कर दी। अब नाश्ता करने के बाद पूरे डाइनिंग टेबल को साफ कर देना। बड़ा डाइनिंग टेबल पर खाने का शौक चढ़ा है। पहले तो कभी घर में डाइनिंग टेबल थी ही नहीं, लेकिन जब से आई है देख रही हूँ दोनों समय का खाना डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाते हो। दरअसल अभी निर्मला जी के बेटे की शादी महीने भर पहले ही हुई है। ज्यादा समय नहीं हुआ है। बहू भी घर के माहौल को ना ही तो अच्छी तरह से समझ पाई है और ना ही समझने की कोशिश करती है। निर्मला जी कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं डाइनिंग टेबल को अच्छी तरह से साफ कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, मुझे घर की चीजों का ख्याल रखना आता है। इतना कहकर चाय पीने के बाद निर्मला जी सारे बर्तनों को सिंक में डाल देती हैं और अंदर से एक सूखा कपड़ा ला करके पूरी डाइनिंग टेबल को साफ कर देती हैं। नहाने के बाद बहू सीमा रसोई में आती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, आपको पता है, मेरे पापा ने दहेज में मेरे पसंद की सारी चीजें दी हैं। मुझे डाइनिंग टेबल का बहुत शौक था, इसीलिए मेरे पापा ने मेरे पसंद की डाइनिंग टेबल बहुत दूर से मंगवाई है। इसकी लकड़ी भी बहुत अच्छी वाली है, सागौन की लकड़ी से बनी हुई है। मेरे दहेज का कोई भी सामान ऐसा वैसा नहीं है, A1 क्वालिटी का है। मेरा जितना भी फर्नीचर आया है सब सागौन की लकड़ी का बना हुआ है। पर आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा, आपके घर में तो प्लास्टिक की कुर्सियों के अलावा है ही क्या? ना ही तो सोफा था, ना ही डाइनिंग टेबल। शुक्र है मेरे पापा ने मेरी शादी में यह सब कुछ दिया।
तो कम से कम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना तो खा रही हूँ और सोफे पर बैठकर टीवी तो देख रही हूँ, वरना जमीन में दरी बिछाकर मुझे खाना खाना पड़ता। रसोई में भिंडी की सब्जी काटते हुए निर्मला जी कहती हैं, बहू, हमें कभी इन चीजों की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए नहीं खरीदा। और फिर तुम्हें शायद पता नहीं है कि रमन के पिताजी की जितनी इनकम थी वह उनकी पढ़ाई लिखाई में लगा दी। हमने घर की कोई चीज भले ही ना खरीदी हो, लेकिन अपने बेटे रमन की पढ़ाई में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तभी तो आज वह इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है। हमने अपने बेटे की पढ़ाई पर पानी की तरह पैसा बहाया है। अगर बेटे को ना पढ़ा करके हम घर का सामान खरीदने जाते, तो शायद आज मेरे घर में सामान रखने की जगह ना होती। इतना सामान होता मेरे घर में। अपनी सास की बात सुनकर के सीमा तिलमिला गई। चिड़चिड़ाते हुए बोली, माँ जी, अपने बेटे को पढ़ाया तो कौन सा बड़ा काम किया है? हर कोई अपने बेटे को पढ़ाता है। सभी अपने बच्चों पर ही पैसे खर्च करते हैं। मेरे पापा ने भी मुझे पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ किया है। यह नहीं कि अपने बेटे को ही पढ़ाते रहे। मेरे मायके में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। डाइनिंग टेबल से लेकर के सोफा, टीवी, मिक्सी, माइक्रोवेव, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है आपके घर में तो सारे सामान पुराने जमाने के चल रहे हैं। उन्हीं से आप काम चलाती थी। निर्मला जी को बहू की बातें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बहू उनकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस अपने मायके के गुणगान गाए जा रही थी। निर्मला जी अपनी बहू की किसी बात का जवाब नहीं देती हैं। उन्हें लगता है कि अभी बहू घर में नई नई आई है, धीरे धीरे घर के माहौल में ढल जाएगी और अपने मायके की जो हेकड़ी दिखाती हैं वह भी कम हो जाएगी। निर्मला जी अपनी बहू को घर का माहौल समझने के लिए समय देती हैं कि धीरे धीरे बहू सब कुछ समझ जाएगी। लेकिन सीमा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है। वह जब देखो तब अपनी सास की बेइज्जती कर देती हैं, ससुर की बेइज्जती करने से भी पीछे नहीं हटती हैं और अपने मायके के तो इतने गुणगान बखान हैं कि सुनते सुनते निर्मला जी के कान दुख जाते हैं। एक दिन पड़ोस की कुछ औरतें निर्मला जी से मिलने के लिए आई। निर्मला जी की बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी। निर्मला जी अपनी सारी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बनाती हैं और अपने कमरे में लेकर के जाती हैं। तभी पड़ोस की एक काकी निर्मला जी से कहती हैं, अरे निर्मला, अब तो तेरे घर में डाइनिंग टेबल आ गई है, तो क्यों ना चलो डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही नाश्ता करते हैं। हम भी तो देखें आखिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने में कैसा लगता है। हमने तो कभी नहीं खाया है। निर्मला काकी की बात को टाल ना सकी, लेकिन उनके मन में यह भी लग रहा था कि कहीं उनकी बहू जाग गई और सबके सामने कुछ कह दिया तो वह क्या कहेंगी, सबको क्या जवाब देंगी, क्योंकि उन्हें बहू की बातों का कोई भी भरोसा नहीं था कि वह कब क्या बोल दे। उनकी बहू जरा सी भी समझदारी नहीं दिखानी आती थी उसे। वह चाय नाश्ते को लेकर डाइनिंग टेबल पर चली तो गई, पीछे से पड़ोस की तीन चार औरतें भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर बैठकर निर्मला जी नाश्ता ही कर रही थी कि अचानक से उनकी बहू जाग गई और बाहर आवाज सुनी तो कमरे से निकल कर आई। डाइनिंग टेबल पर निर्मला जी को और उनके पड़ोस की सहेलियों को बैठा हुआ देखकर बहू का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने यह भी नहीं देखा कि उसकी सासू माँ की सहेलियां बैठी हुई हैं। वह अपनी सास से चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना मत खाया करो। जब भी कुछ खाती हो गिरा देती हो। अरे, खुद तो बैठी हो, पूरे मोहल्ले भर को मेरी डाइनिंग टेबल पर बिठाया हुआ है। इतना ही डाइनिंग टेबल पर बैठने का शौक है तो अपने लिए एक अलग से डाइनिंग टेबल क्यों नहीं खरीद लेती हो। उठो मेरी डाइनिंग टेबल से और नीचे दरी बिछा करके बैठ जाओ।
उधर ही तुम्हें जो कुछ खाना है, फैलाना है, करो, पर मेरी डाइनिंग टेबल से हट जाओ। और हाँ, हटने के बाद मेरी डाइनिंग टेबल को एक अच्छे से कपड़े से साफ भी कर देना। निर्मला जी अपनी बहू का मुंह ताकती रह गई। साथ में पड़ोस की जो औरतें निर्मला जी की सहेलियां थी, वह भी बहू का मुंह ताकती रह गई कि आखिरकार निर्मला जी ने ऐसा क्या कर दिया था जो बहू उनको इतना खरा खोटा सुना रही है। लेकिन बहू तो किसी की भी इज्जत नहीं करती थी। वह तो अपनी ही अकड़ में रहती थी। शायद कहीं ना कहीं उसके संस्कारों में कमी थी, तभी वह बड़े बुजुर्गों से इतनी बेइज्जती से, इतनी बेशर्मी से बात करती थी। तभी निर्मला जी का बेटा भी सीमा की सारी बातों को सुन लेता है और यह भी देख लेता है कि डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ और पड़ोस की कुछ औरतें बैठी हुई हैं। तो वह बात को संभालता हुआ कहता है, अरे सीमा, अरे माँ, सीमा तो मजाक कर रही थी। आप लोग आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ करके अपना चाय नाश्ता करिए। और सीमा, तुमने मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ रख दी है? वह नहीं मिल रही है, जरा जाकर के निकाल दो। किसी तरह से बहाने करके वह सीमा को कमरे में ले जाता है। सीमा कमरे में आ तो गई, लेकिन अपने पति से आंखें तरेरते हुए बोली, तुमने मुझे उधर चुप रहने का इशारा क्यों किया था और उन लोगों को डाइनिंग टेबल से क्यों नहीं उठने दिया? तुम्हें पता है कितनी महंगी डाइनिंग टेबल है? पूरे 1.5 लाख की। मेरे पापा ने सागौन की लकड़ी की बनवाई है और उन अनपढ़ गंवार लोगों को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना भी नहीं आता है। पता है, 2 दिन पहले तुम्हारी मम्मी उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रही थी, तो थोड़ी सी चाय उन्होंने फैला दी थी। अगर लकड़ी पर पानी या लिक्विड लगेगा तो मेरी डाइनिंग टेबल तो खराब हो जाएगी ना। अभी के अभी बाहर जाओ और उन लोगों को डाइनिंग टेबल से उठने के लिए बोलो। मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके किसी को भी खाने की कोई जरूरत नहीं है। उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे, या फिर माँ जी को मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाने की तमीज सीखनी पड़ेगी। तभी वह मेरी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा सकेगी। रमन को अपनी पत्नी की बातों को सुनकर के बड़ा ही अटपटा लगता है कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए तमीज की क्या जरूरत है? क्या मेरी माँ को खाना खाना नहीं आता है? अरे, मेरी माँ को खाना खाने के साथ साथ पूरे घर को संभालना और तरह तरह का स्वादिष्ट खाना बनाना सब कुछ आता है। लेकिन सीमा तो पता नहीं किस दुनिया में रहती है, किस घमंड में खोई रहती है। उसे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की चीजें उसी के ही घर में हैं और वही सर्वगुण संपन्न है। मेरी माँ को तो कुछ समझती ही नहीं है। आज उसने सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती कर दी है। यह सीमा ने अच्छा नहीं किया है। पहले तो रमन अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि सीमा किसी के डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा लेने से वह गिस थोड़ी ना जाएगी, और मेरी माँ भी इस घर की सदस्य है, तो वह डाइनिंग टेबल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती। लेकिन पता नहीं क्यों सीमा को अपनी सास से ऐसी क्या चिढ़ थी। उसे पसंद ही नहीं था कि उसकी सासू माँ उसकी बराबरी में बैठ करके खाना खाए, उसके जैसा व्यवहार करे, क्योंकि वह खुद को बहुत पढ़ा लिखा और आज के जमाने का समझती थी। उसे लगता था वह पढ़ी लिखी है, आज के जमाने की एजुकेटेड लड़की है। लेकिन उसकी सासू माँ तो अनपढ़ गंवार है। ना तो उसे पढ़ना लिखना आता है और ना ही कुछ तमीज है, तो उसकी बराबरी कैसे कर सकती हैं? उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अगर कभी उसकी सासू माँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ खा रही होती थी, तो वह उनको हटा देती थी। डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई पड़ोस की औरतें निर्मला जी से कहती हैं, अरे निर्मला, तू तो अपनी बहू से बचकर ही रहना। तेरी बहू तो बहुत ही तेज तर्रार है। तुम तो ठहरी सीधी सादी। देख लेना, आज डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठने दे रही है।
कल को ऐसा ना हो कि घर में ही ना बैठने दे, तुम्हें घर से निकाल ही दे। नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसा कभी नहीं करेगी। रमन ने कहा था ना कि बहू तो मजाक कर रही थी। बात को बनाते हुए निर्मला जी कहती हैं। सभी के चले जाने के बाद निर्मला जी अपने कमरे में आई और इतनी देर से अपमान का घूंट पीकर जो बैठी थी, फूट फूट कर अपने कमरे में आकर रोने लगी। कमरे में बैठे हुए निर्मला जी के पति पूछते हैं, अरे निर्मला, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या पड़ोस की औरतों ने कुछ कह दिया है? निर्मला जी बड़ी बड़ी हिचकियां लिए जा रही हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। अशोक जी अपनी पत्नी को एक गिलास पानी देती हैं और कहती हैं, एक लंबी सांस लो, उसके बाद बताओ कि क्या हुआ है। थोड़ी देर में शांत होने के बाद निर्मला जी अपने पति को अपनी बहू की सारी बातें बता देती हैं और यह भी बता देती हैं कि रसोई में जब देखो तब बहू अपने चीजें सामान की हेकड़ी दिखाती रहती हैं। मेरे पापा ने यह दिया है, मेरे पापा ने वह दिया है, तुमने तो यह सब कभी देखा ही नहीं होगा। अब बताओ, मैंने नहीं देखा तो इसमें मेरी क्या गलती है? वह मुझे क्यों सुनाती रहती हैं? मेरे पास जितना था मैं उतने में खुश थी। अब मैं बहू की डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं बैठूंगी। मुझे नहीं खाना डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना। मैं तो अपनी दरी पर बैठकर ही खाना खा लिया करूंगी। पहले भी तो ऐसे ही खाती थी। गुस्सा होते हुए निर्मला जी अपने पति से कहती हैं। अपनी बहू की बातों को सुनकर के अशोक जी को भी बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, लेकिन बहू के स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। वह छोटी छोटी चीजों को लेकर के निर्मला जी को डांट देती हैं। यहाँ तक कि अगर निर्मला जी कभी बहू के कमरे में जाती हैं तो खड़ी रहती हैं, पर बहू उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कहती हैं, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि उसकी सास उसके बेड पर बैठे। इसी वजह से निर्मला जी ने अब तो बहू के कमरे में जाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि बहू आराम से पैर फैलाकर बेड पर बैठी रहे और वह खड़ी रहे। रमन अपने घर के सारे माहौल को देख रहा है। उसे भी यह सब कुछ पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा है। आज जब मेरी माँ के सुख के दिन आए हैं, तो उसकी पत्नी उसकी माँ को जब देखो तब बेइज्जत कर देती है, खरी खोटी सुना देती है। एक दिन रमन अपनी माँ के कमरे में आया और अपनी माँ से कुछ सलाह मशवरा किया और कहा, माँ, मैंने जैसा कहा है आपको वैसा ही करना है। निर्मला जी ने अपने बेटे की बातों में हाँ कर देती हैं। दूसरे दिन सीमा देखती हैं कि घर के बाहर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, जिसमें से कुछ सामान उतर रहा है। सीमा अपनी सास को आवाज लगाती हुई कहती हैं, अरे माँ जी, जरा देखो, दरवाजे पर कोई आया है। अपने घर पर तो नहीं होगा, किसी और के घर पर आया होगा। गलती से अपनी डोरबेल बजा दी है, जरा आप जाकर के देख लो। लेकिन घर में ना तो उसके सास ससुर हैं, ना ही रमन है। आखिरकार सीमा को अपने कमरे से उठकर बाहर आना पड़ता है। सीमा उस ट्रक वाले से पूछती है कि यह किसका सामान है। ट्रक वाला सीमा से कहता है कि आपके घर में कुछ सामान मंगवाया गया है, मुझे यह सामान उतारना है। आप बताओ, मैं यह सामान कहाँ रखूं? सीमा हैरान होते हुए कहती है कि मेरे घर में इतना सारा सामान मंगवाया गया है और मुझे पता ही नहीं है। अच्छा भैया, क्या क्या मंगवाया है, जरा मुझे लिस्ट दिखाओ। ट्रक वाला सीमा के हाथ में एक लिस्ट थमा आता है, जिसमें 3 से 4 सामान लिखे हुए हैं, जिनकी डिलीवरी उसको करनी है। उन सामान को देख करके सीमा के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें 2 लाख की डाइनिंग टेबल मंगवाई गई है। साथ ही 1 लाख का सोफा मंगवाया गया है और एक बड़ा सा टीवी है और एक 50,000 का सागौन का बेड है। इतना बड़ा बिल देख करके सीमा को चक्कर आ गया।
उसने सोचा शायद यह ट्रक वाला गलत जगह पर लेकर आ गया है। वह ट्रक वाले से एड्रेस मांगती है। जब एड्रेस को देखती है तो फिर से चौंक जाती है, क्योंकि एड्रेस तो इसी घर का है। सीमा हड़बड़ाकर अपने पति को फोन लगाती है। तभी उसे सामने से रमन आता दिखाई देता है। उसके सास ससुर भी रमन के साथ में चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर सीमा सुकून की सांस लेती है कि चलो, अभी यह लोग आ गए हैं तो पता चल जाएगा यह सामान किसने मंगवाया है। सीमा कहती है, रमन, घर में इतना सारा सामान किसने मंगवाया है? रमन सीमा की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, अरे सीमा, यह डाइनिंग टेबल, सोफा, टीवी, बेड सब कुछ मैंने मंगवाया है। क्या? रमन, तुम पागल हो गए हो? जो इतना महंगा सामान, 2 लाख की डाइनिंग टेबल मंगवाई है? तुम्हें पता तो है मेरे पास तो डाइनिंग टेबल पहले से ही है। फिर तुमने मेरे लिए डाइनिंग टेबल क्यों मंगवाई है? नहीं सीमा, यह डाइनिंग टेबल तुम्हारे लिए नहीं है। यह डाइनिंग टेबल मैंने अपनी माँ के लिए मंगवाई है। क्या? माँ के लिए मंगवाई है? तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं सीमा, दिमाग मेरा खराब नहीं है, दिमाग तुम्हारा खराब था। इसीलिए तुम्हारा दिमाग ठीक करने के लिए मैंने अपनी माँ के लिए डाइनिंग टेबल मंगवाई है। लेकिन घर में तो दूसरी डाइनिंग टेबल रखने के लिए और दूसरा सोफा रखने के लिए जगह ही नहीं है। फिर तुम इस डाइनिंग टेबल को और सोफे को कहाँ रखोगे? चलो, टीवी और बेड तो माँ जी के कमरे में आ जाएगा। सोफा और डाइनिंग टेबल कहाँ पर लगाओगे? पहले से ही घर में मेरे मायके की डाइनिंग टेबल और सोफा पड़ा हुआ है। रमन कहता है, सीमा, मेरी माँ के इतने बड़े घर में तुमने अपने मायके का डाइनिंग टेबल और सोफा डाल रखा है, लेकिन तुम्हारी डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी भी एक कुर्सी पर भी मेरी माँ का हक नहीं है। तो फिर मेरी माँ के घर में तुम्हारी डाइनिंग टेबल और सोफा रखने के लिए भी अब कोई जगह नहीं है। तुम ऐसा करो, अपना सोफा और डाइनिंग टेबल अपने पापा के घर शिफ्ट कर दो। यह मेरी माँ का घर है। इस घर में मेरी माँ के लिए जो सोफा और डाइनिंग टेबल आई है वह डलेगी। रमन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने मायके का सोफा कैसे मायके वापस भेज सकती हूँ? क्यों नहीं भेज सकती हो? वह सोफा और डाइनिंग टेबल तुम्हारे पापा ने दी है, तो तुम अपने पापा के घर में जाकर ही डालो। मेरे घर में डालने की जरूरत नहीं है। यह तो मेरी माँ का बड़ा दिल है जो उन्होंने अपने घर में तुम्हें अपना सामान डालने की इजाजत दी है। लेकिन तुमने तो मेरी माँ को अपने मायके के किसी भी सामान को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन अब मैंने अपनी माँ के लिए भी डाइनिंग टेबल, सोफा, बेड सब कुछ खरीद लिया है। अब वह अपने घर में इन सारी चीजों का इस्तेमाल पूरे हक के साथ करेगी। तुम्हारी किसी भी चीज का इस्तेमाल करने की उसे जरूरत नहीं है। रमन की बातें सुनकर के सीमा घबरा जाती है कि वह अपने सामान को मायके कैसे भेज सकती है। अगर वह अपने सामान को मायके भेज देगी तो फिर वह उस सामान को इस्तेमाल कैसे करेगी और मायके वालों को क्या जवाब देगी? वह भागकर निर्मला जी के पास जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, अब मैं आपको अपने सामान को इस्तेमाल करने से मना नहीं करूंगी। आप इस नए सामान को वापस कर दीजिए। आपको जैसे भी इस्तेमाल करना है, आप मेरे सामान को इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी। आप ही सोचो, मैं अपने सामान को क्या कहकर मायके भेजूंगी? और क्या इस पर मेरा हक नहीं है जो मैं अपना सामान भी नहीं रख सकती हूँ? पास में खड़े हुए निर्मला जी के पति कहते हैं, बहू, तुम्हारा इस घर पर हक तो पूरा है। हमने तो तुम्हें हमेशा अपने परिवार का सदस्य ही माना है, लेकिन शायद तुम हम सबको अपना परिवार नहीं मानती हो। तभी तो तुम अपनी चीजों का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करने देती हो। इसीलिए तो मुझे यह सब सामान मंगाना पड़ा। पता नहीं आज की पीढ़ी को क्या हो गया है।
अपने अधिकार की बात तो करती है, लेकिन जैसे ही अपने फर्ज निभाने की बारी आती है, तो सब कुछ भूल जाती है। सीमा को समझ में आ जाता है कि सच में उसके ससुर जी और उसके पति बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उसको इस घर में आए हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस पूरे घर पर वह पूरे अधिकार के साथ रहती हैं। पूरे अधिकार के साथ सारे घर में घूमती फिरती हैं। उसकी सास ने उसे कभी भी कमरे में जाने से मना नहीं किया है, जबकि पूरा घर उसके सास ससुर का बनवाया हुआ है। लेकिन मायके से आई हुई चीजों को सीमा अपने सास ससुर को इस्तेमाल नहीं करने देती है, उस पर अपना अधिकार जताती है। आज सीमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए वह कभी निर्मला जी के पास हाथ जोड़कर माफी मांग रही है, तो कभी अपने पति रमन के पास जा रही है और कह रही है, आप इस सामान को वापस कर दो, मैं अपने सामान को इस्तेमाल करने से अब नहीं रोकूंगी। रमन को जब समझ में आ जाता है कि सीमा को उसने सीख दे दी है, उसे सबक सिखा दिया है, तो वह ट्रक वाले से कुछ बात करता है और 1,000 उसके हाथ में थमा देता है और सामान को वापस कर देता है। तो दोस्तों, बहुत से घरों में आज भी ऐसा होता है कि बहुएं सास ससुर के घर जमीन पर पूरा अधिकार जताती हैं, लेकिन जब खुद कुछ देने की बारी आती है, तो 4 कदम पीछे हट जाती हैं। उन्हें तो सिर्फ अपने अधिकार याद होते हैं, कर्तव्य नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।